हेलो एंड वेलकम टू विद्याधन। मैं हूं शुभम कुमार। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमारा सीरीज चल रहा था, उसका ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियोस में हम लोगों ने देख चुका था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या फैक्टर्स रहे थे, कैसे हमारा नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ, कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हम लोग देख रहे थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। इस सीरीज के इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मेजॉरिटी बात होगा कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ कैसे गया, कि हाउ बिकम फ्रांस अ रिपब्लिक फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स गेट बैक टू दिस। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ज़्यादा लोग तो नहीं देख रहे हैं बट जितने लोग देख रहे हो, कॉपी और पेन ले लेना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो लिख लो। और मैं ये जब पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो मैं जितने भी PYQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE के एग्जाम्स में आए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी जो अवेलेबल है, और जितना मेरा जितना एक्सपीरियंसेस है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, बस दो चीज़ याद रखना, डेट्स याद रखना है, और जो क्या नैरेटिव सेट किया गया था, जो भी मैं यहाँ शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, उसको कहीं अगर हो तो कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। बातें बहुत होगी, अब थोड़ा सा काम का बात कर लेते हैं। तो जैसे थोड़ा सा रिकैप लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेशनल असेंबली याद है, इंडोर टेनिस ग्राउंड था, वेस्टलिस का वो जगह था जहाँ स्टेट जनरल्स का मीटिंग होने वाला था। वो मीटिंग नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के आदमी थे, उनका डिमांड था कि सारे स्टेट्स को 1 वोट था। उनका डिमांड था नहीं, सब लोगों को 1 वोट्स हो। तो फिर ये लोग वहाँ से बैक ऑफ करके इंडोर इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पर आए, और वहाँ पर इन लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म करा था। लेटर ऑन यही जो असेंबली थी, और कब किया था, तो 20 जून। ये डेट याद रख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट जो था वर्सिलिस में, वहाँ पर इन लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म किया था। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ये नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ, थर्ड स्टेट के लोग थे, तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था किंग के पावर को कंट्रोल करना। इनका कहना था कि पावर शुडंट लाई इन वन हैंड, राजा के पास सिर्फ पावर नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मांग था इन लोगों का। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए तो इसमें जो स्ट्रक्चर था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसमें क्या था, इसमें दो तरह के सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन थे, पैसिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स वैसे सिटीजन्स जिनका एज 25 से ज़्यादा हो, 25 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा के सिटीजन्स को हम लोगों ने एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा। प्लस दूसरा क्या, जेंडर मैन हो, वुमेन वेर नॉट अलाउड, एंड मेंस बिलो 25। ठीक है, ये अलाउड नहीं थे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वो टैक्स पे कर सके। कितना? उनका जो डेली वेजेस है, मतलब मंथली वेजेस में 3 दिन का जो डेली वेजेस है, उनको वो एज अ टैक्स पे कर सके। तो इसमें मेजॉरिटी एलिट पीपल आ रहे थे। तो ये सारा पॉइंटर्स से जाके फ्रांस जो आपका रिपब्लिक बनेगा, ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करने वाले हैं। तो क्या होता था, जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली क्या थी, एक आप ऐसे समझो, अभी जैसे हमारे अगर हमारे ये को देखो, तो हमारा भी इलेक्शंस होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा में हम लोग लोकसभा के कैंडिडेट्स जो हमारे MPs होते हैं उनको चुनते हैं, वो जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को चुनते हैं, ऐसा होता है। बट यहाँ पे क्या था, जो एक्टिव वोटर्स थे वोट करते थे। ठीक है, ये 2 वोट्स करते थे। एक वोट से सिलेक्शन होता था जज का, जुडिशरी। ठीक है, जज जुडिशरी के लिए था। ठीक है, दूसरा जो वोट करते थे उससे ये लोग सिलेक्ट करते थे इलेक्टोर्स। इलेक्टोर्स क्या होता था,
उन सारे एक्टिव सिटीजन्स में से 50,000 एक्टिव सिटीजन उस टाइम थे 4 मिलियन के आसपास थे। 28 मिलियन का टोटल पॉपुलेशन सन 1791-92 में। तो 4 मिलियन 28 आउट ऑफ 28 मिलियन 4 मिलियन जो सिटीजन्स थे वो आपके थे वोटर्स और एक्टिव सिटीजन आप कह लो। ये लोग 50,000 इलेक्टोर्स चुनते थे और जो 50,000 इलेक्टोर्स होता था वो फिर नेशनल असेंबली चुनते थे। उसमें कितना मेंबर होता था? 745 मेंबर्स। वो जो नेशनल असेंबली में जाता था वो होता था 745 मेंबर्स। ये जो पीछे आपको दिख रहा है पीपीटी और ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये सेम इसी चीज का है। और क्या होता था? ये कंट्रोल करते थे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते थे किंग को। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड किंग वर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेशनल असेंबली जो थे इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और जज जो थे वो थे पार्ट ऑफ जुडिशरी। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। यहाँ पर किंग के पास एक और पावर था, वीटो पावर। अगर वो चाहता, किंग अगर चाहता, किसी बात से वो सहमत नहीं होता नेशनल असेंबली का, तो वो वीटो कर सकता था। जैसे अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में क्या होता है, अमेरिका कभी भी वीटो मार देता है, तो सेम ऐसे किंग के पास भी था। मोर एवर यहां से हम लोग को पता चला कि फ्रांस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ये सब आ चुका था। तो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। लुइस 16 जो हमारे राजा साहब थे वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिए। करना ही पड़ता। आप ही सोचो, इतना भीड़, इतना एग्रेशन वो नहीं चला सकते थे, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। तो वो भी क्या किए, लास्ट में साइन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, मूविंग अहेड। अब यहां से आप देखो क्या क्या पॉइंट्स था। ये तो पॉइंट्स था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। अब क्या क्या पॉइंट था जिससे कि फ्रांस आपका रिपब्लिक बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक कैसे बना? देखो, सिचुएशन जो था ना वो टेंस था। इस ड्यूरेशन में 1789 टू 1793 तक ना सिचुएशन बहुत टेंस था। लुइस 16 जो थे वो साइन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन। बोले कि लाओ भाई साइन कर देता है, कौन पाले इतना झमेला, और नहीं करते तो उनको हो जाता उनका। लेकिन एक चीज सोचो, आप ही को अभी कोई पावर दे दिया जाए, आप अभी क्लास मॉनिटर हो, आपसे जब बैच छीना जाए तो दुख तो होगा, होता है, लिटल में होता है। तो बस ऐसे सोचो, उससे पावर ले लिया गया था। वो क्या किया, और जो आसपास के राजा थे फ्रांस के आसपास नेबरिंग कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, पेरिशिया हो गया, इन सब के राजा देख के डर गए कि यहाँ का भी जो हमारे लोग हैं वो भी ये वहां से अगर उन लोग को खबर मिला ये लोग भी बगावत कर देंगे। तो ये लोग सब मिलके क्या किए, अंडर साइन ट्रीटी कर लिए, गोपनीय ट्रीटी की, गोपनीय संधि की कि अपना ट्रूप्स वो फ्रांस में लाके नेशनल असेंबली को उड़वा देंगे। ये लुइस 16 का प्लान था। लेकिन ये हो पाता उससे पहले 1792 में नेशनल असेंबली वोटेड हुआ। जैसे नेशनल असेंबली का वोट हुआ वैसे वो एक डिसीजन लिया कि वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पेरिशिया। जब वॉर छेड़ दिया गया ना तो जितने भी कॉमनर्स थे वो लोग एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। उन लोगों को लगा कि दिस वॉर इज नॉट जस्ट वॉर, ये वॉर है, इज अ साइन ऑफ अ फाइट। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोसिटीज। सारे जितने भी वॉलंटियर, यूथ वॉलंटियर्स है, सब इस युद्ध में चले गए। और यहां पर एक जगह का जिक्र आता है, मार्सिलिस। मार्सिलिस में एक पोएट हुआ करते थे, रॉगिट डी आई। ये एक कंपोजिशन लिखे मर्सिलिस। ये कंपोजिशन क्या लिखे? मर्सिलिस। लोग, ये पेट्रियोटिक थीम का गाना था। अब जो वॉलंटियर्स थे यही गाना मर्सिलिस से मार्च कर दिए पेरिस की तरफ और सिंग कर रहे थे। ये जो पोएट था मर्सिलिस एक जगह भी है, ये पोएट लिखा गया।
और अभी फ्रांस का करंट में ये नेशनल एंथम भी है। तो फ्रांस का नेशनल एंथम मर्सिलेस है, ठीक है। ये 1792 में लिखा गया था, अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो 1792 में मर्सिलेस कंपोज किया गया था। पोएट थे रॉगेट डी आइल, ठीक है, रॉगेट डी आइल इनको कंपोज किए थे, ठीक है। अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो यहाँ तक तो हम लोग बहुत क्लियर हैं। जब ये वॉर हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पर्शिया, तो वॉर जस्ट वॉर नहीं होता है। अभी जैसे ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, गैस की क्राइसिस आ गई है, अभी आई नहीं है बट आ जाएगी। जैसा भी चल रहा है, शेयर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे पैकेट्स पे पड़ेगा। तो सिमिलरली जब ये वॉर हो रहा था तो ये फाइनेंसेस को हिट किया, फाइनेंसेस हिट किया। तो वो जो नेशनल असेंबली था उसमें कौन थे, एलिट लोग थे, उसमें भी थर्ड स्टेट के लोग थे, लेकिन वो लोग जो कि वेजेस दे सकते थे। तो ये जो 3 मिलियन पीपल थे जो पैसिव सिटीजन्स थे, 3 मिलियन मैन थे जो पैसिव थे, बाकी वुमेन चिल्ड्रन। ये वॉर में क्या हुआ, अब और एक कंडीशन हुआ कि वॉर में सारे लोग चले गए, सारे मेल्स चले गए वॉर लड़ने। अब फीमेल घर पे बच गई, फीमेल घर पे बच गई और विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको हाउस होल्ड चोर्स देखना था। क्या देखना था, हाउस होल्ड चोर्स। अब आप देखो, अब सिचुएशन थोड़ा सा ट्रैजिक तो हो गया ना, अब सिचुएशन ट्रैजिक हो गया क्योंकि इनकम सोर्सेज खत्म हो गया, जो इनकम ला सकते थे वो वॉर पे है। तो इससे क्या हुआ, ऊपर से स्टेट अपना फाइनेंसेस लॉस कर रही है। फाइनेंसेस रिकवर कहाँ से होगा, टैक्सेस से। टैक्सेस कहाँ से आएगी, तो कमोडिटीज से। कमोडिटीज पे टैक्सेस इंप्लीमेंटेशन होगा तो कमोडिटीज का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो ब्रेड का प्राइसेस इंक्रीज हो गया 1792। तो 1792 में जब ब्रेड का प्राइसेस इंक्रीज हुआ, इसमें एक फैक्टर आपका रहा जैकोबिन क्लब्स का। 1791 में ये जैकोबिन क्लब्स बना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्लब था बिकॉज इसके साथ क्या आता है कि जो थर्ड स्टेट्स के वो लोग जो कि इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो लोग इस क्लब के मेंबर थे, जो कि लेस प्रॉस्पेरस थे। आर्टिशियंस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सर्वेंट्स, जो कहीं सर्वेंट, डेली वेज वर्कर्स, ये जैकोबिन ज्वाइन किए। जैकोबिन ज्वाइंस करने से इनको क्या है, तो ये जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देंगे। ये जो वॉर है, ये वॉर गया कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लीडर्स थे कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसके लीडर कौन थे जैकोबिन क्लब के, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उनका ड्रेस कोड भी था, जैकोबिन्स का ड्रेस कोड था स्ट्राइप ट्राउजर, स्ट्राइप ट्राउजर। सिमिलरली ये कैसा होता था, डॉक वर्कर्स का। ये कोई हाई फाई ड्रेसेस इसलिए नहीं पहने कि ये बता सके कि हम लोग एक, मतलब ये लोग अपने आप को डिस्टिंग्विश आइडेंटिटी दे सके। वो फैशनेबल थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक जो एलिट वाले थे, एक जो एक्टिव पैसिव। ऐसे आप समझ लो, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स आर दो सिटीजन्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे थे उधर, जिनको वोटिंग राइट्स मिला हुआ था, सब कुछ किस बदौलत पे, उनको पैसे के बदौलत पे मिला हुआ था। राजा के वक्त क्या हुआ, बाय बर्थ चल रहा था, अब यहाँ पैसा। तो इन लोगों का सिंपल सा यही मांग था। तो 1792 में, अभी जैसे मैं बता रहा था वॉर के बारे में, वॉर हुआ 1792 में, ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया, ठीक है। ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया, जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हो चुका था 1791 में। और जैकोबिन्स लोग का एक और नाम था, ये लिख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा नाम क्या था, सैन क्लूटोस, विदाउट नी ब्रिजेस। जो नी में ब्रिजेस पहना जाता था ना, वो फैशनेबल लोग पहनते थे, नी पे घुटना होता है वहां पे लगाया जाता है ये, ठीक है। तो विदाउट नी ब्रिजेस वाले जो लोग थे उनको कहा गया जैकोबिन। तो अब हमारा ब्रेड का प्राइसेस बढ़ चुका है, जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन, क्लब बना। मतलब पिछले बार भी देखे थे जब पैम्पलेट्स बट रहा था क्लब्स में, तो रिवॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे अब क्या हुआ,
ये लोग भी वोट का एक्टिव डिमांड करने लगे। और अगस्त 10, 1792 सिमिलर वे में जैसे 1789 में वर्सलिस का किला तोड़ा गया था, नॉट वर्सलिस सॉरी, वेस्टाइल का फोर्ट जैसे तोड़ा गया था इन 1789, सिमिलर वे में वैसे ही एक फोर्ट था हमारा प्लेस ऑफ ट्यूलिरिस। प्लेस ऑफ ट्यूलिरिस, उस दिन वहां पे राजा थे, जिस दिन इसको तोड़ा गया उस दिन वहां पे राजा थे। तो राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया गया और राजा को बंधक बना लिया गया। अब राजा बंधक बन गए थे, तो फिर नेशनल असेंबली जो थे वो रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन में डाल दिया गया। और दूसरा डिसीजन जो आया कि डिस्पाइट ऑफ वेल्थ, जो भी 21 से एबव होगा, जो भी मैन 21 से एबव आया होगा, उनको वोटिंग राइट्स होगा, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। अब जो नेशनल असेंबली था उसका नाम चेंज हो गया। अब जो ये इलेक्टेड न्यू असेंबली आया था इसका नाम हो गया कन्वेंशन। इसका नाम हो गया कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1972 को, ये डेट याद कर लो, 21 सितंबर 1972 वॉज द डेट जिस दिन फ्रांस रिपब्लिक बना था। क्या बना था? फ्रांस रिपब्लिक बना था, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क टू अ रिपब्लिक फ्रांस। ठीक है, आई थिंक यहां तक अब कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या हो गया, जब रिपब्लिक बन गया तो यहाँ हेरिडिटरी मोनार्की जो था, राजा का बेटा राजा, वो खत्म हो गया। अब टोटली इलेक्टेड होगा। ठीक है, अब जो हमारे राजा साहब थे इन पे देशद्रोह का केस चला और इनको 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया पब्लिकली, पैलेस में, जिसका नाम था डाला कॉनकोर्ड। क्या नाम था? डाला कॉनकोर्ड। तो यहाँ पे फांसी दे दिया गया। इनकी जो धर्मपत्नी थी मैरी एंटोनेट, उसको भी कुछ दिन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये था जो हमारे राजा थे। राजा का कहानी अब खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे होंगे कि और सारा क्या क्या चेंजेस आया, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स कैसे मिला। इस पार्ट में हम लोग जो देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक कैसे हुआ फ्रांस, उसके पीछे क्या क्या चीज रहा। मैं आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्लास 9 में है वो इस वीडियो को, क्लास 9 वाले यहाँ से चैनल को फॉलो करें, क्योंकि हम लोगों का कोशिश है क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट करने का। आप लोग फॉलो करोगे, हम लोग को हिम्मत आएगा, साहस आएगा, हमारी भी दूसरी जॉब से। हाँ, अभी हम लोग परफेक्टली आपको नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपको जो कमी लग रही है वो आप बताओ। क्वेश्चन सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको। हमारा टारगेट देखो, विद्याधन के माध्यम से क्लास 9 का टारगेट्स होगा। जो भी बच्चा देख रहे हैं, अगर हम लोग को फॉलो कर रहा है, सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 85% से नीचे किसी का नहीं आएगा। क्लास 10 में 85% से नीचे किसी का नहीं आएगा जो अभी से विद्याधन फॉलो कर रहा होगा। तो काइंडली डू फॉलो मी। और कोई भी सजेशंस होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट्स करो एंड शेयर इन योर क्लास, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट देम नो व्हाट विद्याधन इज एक्चुअली डूइंग। एंड या नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू।